आप कि मौर्योत्तर काल में जो श्रेणी संगठन था उसका व्यापार क्या था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस प्राचीन काल का ट्रेड पॉइंट देखना हो। देखो, ये हिमालयन रेंज सॉरी बेटा, तिब्बत का पठार है। ये हमारा हिमालयन रेंज है। ये हिंदू कुश पर्वतमाला है और ये काबुल और पश्चिमोत्तर भारत। ये क्या है? काबुल। देखो, काबुल से एक रूट कहाँ आती थी? तक्षशिला। और तक्षशिला से एक रूट आती थी ये पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से एक रूट जाती थी, ये है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है। और यहाँ से व्यापार होता था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। ठीक है। पाटलिपुत्र से एक रास्ता ये मध्य भारत, उज्जैन, ये बहुत बड़ी केंद्र था। और ये जगह है दक्षिण भारत का, इसको कहते हैं उरयेरू, केरल में है। ये यहाँ नासिक से जुड़ा हुआ था और नासिक उज्जैन से जुड़ा हुआ था। और ये यहाँ भरूच बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। और यहाँ से माल यूनान, रोम, मिस्र इत्यादि जाता था। अब देखो, ये चीन है। चीन से एक रास्ता यहाँ आके मिलती थी और यहाँ से एक रास्ता काला सागर जाती थी मध्य एशिया होते हुए, और एक रास्ता काबुल हेरात होते हुए ईरान माने पश्चिम एशिया जाती थी। देखो, इसी को हम कहते हैं सिल्क रूट। ये भारत, प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्ग है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए हर हाल में। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, भारत में व्यापार के लिए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही व्यापार प्रारंभ हुआ, नगरीकरण हुआ। पढ़े ही हो बुद्ध काल, महावीर काल। उसके बाद जब हमारे देश में मौर्यों का शासन आया तो उसने बड़ी और प्रारंभिक व्यापारिक रूट तैयार किया, क्योंकि यांत्रिक यातायात के साधनों में मौर्यों ने योगदान दिया। मौर्यों के काल में ही
तक्षशिला को पाटलिपुत्र से जोड़ा गया और पाटलिपुत्र को ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जोड़ा गया। देख रहे हो, इसी को तो बेटा जीटी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे समय समय पर सभी शासकों ने रिपेयरिंग करवाया। और इसे बनाया कौन, ये कोई नहीं कह सकता है। ये श्रेणी संगठनों के द्वारा विकसित किया, जिसे मौर्य शासकों ने जोड़कर और सुरक्षा प्रदान करके इसे व्यापार के अनुकूल बनाया। और जब मौर्योत्तर काल आया तो ये मार्ग नदी और तटीय क्षेत्रों से जुड़ता हुआ चला गया। ठीक है, अब इसी समय चीन से काबुल जुड़ा, ये कैस्पियन सागर होते हुए काला सागर पश्चिम। अब देखो, इसे कहा जाता है कि जिस भारत के शासक ने इस पर कब्जा कर लिया वो संपूर्ण भारतीय ट्रेड पर कब्जा कर लेगा। क्यों? चीन, आप जानते हो, रेशम के कच्चे माल का उत्पादक, कच्चे माल का उत्पादक, और वो कच्चा माल लेकर यहाँ आता था। तो यहाँ पर भारतीय व्यापारी बिचौलिए का काम करने लगा। वो कच्चा माल रेशम का लेके और भारत के अंदरूनी हिस्से में भेजता था। इसी कारण हमारे यहाँ रेशम उद्योग विकसित हुआ। आज भी देखते हो भारत के कई क्षेत्र में रेशम का कार्य होता है। और इसी समय एक अरबियन नाविक था, हिप्पलोस। उसने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी, जिससे अरब सागर में आसानी से यात्रा की जा सकती थी और भारतीय जहाज जो है वो आसानी से क्या हो जाता, पश्चिम एशिया के बंदरगाहों पर आवागमन कर सकती थी। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इससे सरलता हुई। अब देखो, फिर रूट को समझो। अब पश्चिमोत्तर भारत का जो व्यापारी था वो माल लिया, माल यहाँ तक पहुँचा, अन्य जहाँ पर उद्योग इंडस्ट्री है वहाँ पर पहुँचा। अब उत्तर भारत का जो व्यापारी है वो मध्य भारत उज्जैन पहुँचा। दक्षिण भारत का जो व्यापारी है वो यहाँ पहुँचा। तो ये यहाँ पर माल का एक्सचेंज होता था, विनिमय होता था। क्या होता था? विनिमय। इट मीन्स जो चीज़ उत्तर वाले को चाहिए वो दक्षिण वाले से लेता था, और जो दक्षिण वाले को चाहिए वो उत्तर वाला लेता था। और फिर माल यहाँ से भरोच बंदरगाह पहुंचकर रोमन साम्राज्य पहुंचता था। अब तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो, उस समय ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य जो था वो एकीकृत था, एक महान साम्राज्य था। 500 ईस्वी तक रहा है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो ये रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है, जो बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य बना, वो भारतीय वस्तुओं का बहुत बड़ा क्या था, बाजार था। तो यहाँ से माल आयात और निर्यात होता था। तो इस प्रकार भारत का ये व्यापारिक रूट आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार होता था।
चूंकि रोमन साम्राज्य एक सर्वशक्तिमान साम्राज्य था, तो वहां से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। इवंस की रोमन साम्राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया से माल मंगाकर, कच्चा माल, और अपने इंडस्ट्री में उत्पादन करके उसे वहां तक भेजता था। अब देखो, एक अज्ञात यूनानी लेखक की पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। उसमें भारत के व्यापार का बड़ा विस्तृत वर्णन है। उसने भारत के इस पश्चिमी तट पर स्थित कई बंदरगाहों का उल्लेख किया है। भरूच, बाराबैकम, बारीगाजा, उरियेरू, पुडुचेरी जिसे वो कोल्ची कहता था, सारे का वर्णन किया। अपने पास नहीं है, उनने किया है। और इस पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में ये है किस बंदरगाह से क्या क्या चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो अमूमन मोती, हाथी दांत, काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, रेशम के कपड़े, ये सारी चीज़ें हम जो हैं उसके पास निर्यात करते थे। ऐसा उन्होंने ही वर्णन दिया है। इसका लेखक कौन है ये पता नहीं है। और पांडिचेरी में खुदाई में तो हमें एक रोमन बस्ती ही मिला है, जो वहाँ से माल लेके आते थे, रुकते थे और इधर माल भेजता था, उधर से माल लाता था। तो रोमन साम्राज्य की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय व्यापारी, मैंने पहले कहा कि बाहर से भी कच्चा माल मंगाकर उनकी आवश्यकता को पूर्ति करता था। एक यूनानी लेखक प्लिनी है, नेचुरल हिस्ट्री उनकी पुस्तक है। उसने प्रतिवर्ष रोम से जो भारत में सोना आता था भारी मात्रा में, उस पर दुख प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त देश का अन्य हिस्सा कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग, ये सब हीरों के लिए विख्यात था। मगध वृक्षों के रेशों से बनी हुई वस्तु के लिए, बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर भरूच, सोपारा, कल्याण, ये हमारे महत्वपूर्ण क्या थे, बंदरगाह थे। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में भारतीय जहाज़ों का भी वर्णन है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी कहता है कि भारत का जहाज 75 टन का होता है, 75 टन। एक टन में 10 कुंटल होता है। समझो कि अपना जहाज रानी उद्योग कितना विकसित होगा। अब देखना भारत सोने की चिड़िया कैसे बनती है। अब आपने काली मिर्च ध्यान से देखना, बाकी अपन फैक्ट जो है वो तो लिखेंगे। हाथी दांत, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, रेशम के कपड़े, इस सब के बदले में हम रोम से लगभग 60,000 स्वर्ण पैग्रोडा पर ईयर लेते थे। 60,000 पैग्रोडा पर ईयर। क्योंकि ये सोचने वाला विषय है कि जिस भारत में एक भी सोने का खदान नहीं था, वो भारत सोने की चिड़िया बन कैसी गई। आज तक हमारे देश में सोने का खदान नहीं। अरे एक है कोलार में, तो वो कोई काम का थोड़े बंद कर दिया गया। अब देखो, रोम से आने वाला अधिकतर जो सोना था वो सराफा बाजार जाता था।
ठीक है, और व्यापारियों के लेन देन में उपयोग होता था। ठीक है, भारत में यहीं से सोने के सिक्के का प्रयोग प्रचलन में आता है। इसके पहले भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं था, जैसा जानते ही होंगे। तांबा चांदी वगैरह का आया है, और इसकी शुरुआत इंडो ग्रीक माने हिंद यवन शासकों ने किया। ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में अभी भी सोने का सिक्का प्रयुक्त नहीं हो रहा था, चांदी का ही सिक्का हो रहा था। तांबे का सिक्का दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहीं से सोने के सिक्के पर कलात्मक रूप से ढलाई शुरू हुई। उस पर राजा का तस्वीर बनाना, राजा का उपाधि लिखना, उस पर लिपि का प्रयोग होना, राजा जिस धर्म का फॉलोअर है उसके देवी देवताओं का अंकन यहीं से शुरू होता है। और सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के को कनिष्क ने ढलवाया था, कुषाण शासकों ने, जो लगभग 24 कैरेट का था। और यही परंपरा आगे बढ़ते 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 हम सब जान रहे हैं क्या कि गुप्त काल में सोने के सिक्के का बाढ़ आ गया। आम आदमी भी इसका प्रयोग करने लगा। लोग बैंगन टमाटर भी सोने के सिक्के से खरीदने लगे। माने बैंगन महंगा, सोना सस्ता, ये हाल हो गई थी इस व्यापार से। समझो आप और हम, कल्पना करो, आलू बैंगन लहसुन प्याज सोने के सिक्के से खरीदेंगे। उस समय का लोग कौड़ी का भाव हो। यही भारत सोने की चिड़िया बन गई। अब देखो, इतनी बड़ी व्यापारिक रूट है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म ग्रंथ महावस्तु में, जिसका मैंने बार बार जिक्र भी किया है आपके सामने, अकेले एक राजगीर में 36 प्रकार के शिल्प और शिल्पियों का वर्णन है। मिलंदोपनह, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक है, उसमें 75, अकेले एक राजगीर शहर में 75 प्रकार के उद्योग का वर्णन है, जिसमें 60 विभिन्न शिल्प से है और 8 धातु उद्योग से जुड़ा हुआ है। अब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि श्रेणियां इसे किस प्रकार से व्यापार करती थी, क्या रूल्स था, क्या रेगुलेशंस था। ये सारी चीज़ें आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, लिखा भी है। तो ये रूट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और अब आप व्यापार के बारे में लिख लीजिए, शीर्षक डालिए व्यापार। व्यापार की प्रगति के लिए प्रारंभिक आधार मौर्यों ने ही तैयार कर दिया था।
जिन्होंने आंतरिक यातायात के साधनों एवं मार्गों को विकसित किया, पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाले मार्ग मौर्यों की देन थी। स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा था, जो बर्मा तथा श्रीलंका के जहाज़ों के लिए प्रमुख बंदरगाह था। जो बर्मा तथा श्रीलंका के जहाज के लिए प्रमुख बंदरगाह था। दक्षिण भारत के स्थलीय मार्ग का विकास मौर्य के समय में हुआ। लेकिन पूर्ण विकसित मौर्योत्तर युग में हुआ। ये मार्ग नदी घाटियों के साथ साथ तटीय प्रदेशों से भी जुड़े हुए थे। जिनमें से कुछ मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया को जाते थे। एक स्थल मार्ग द्वारा तक्षशिला काबुल से जुड़ गया था। जहां से भिन्न भिन्न दिशाओं में मार्ग जाते थे। उत्तरवर्ती मार्ग कंधार से हैरात होकर कैस्पियन सागर होता हुआ काला सागर को जाता था। काला सागर तक जाता था। एक मार्ग कंधार से हैरात होकर ईरान जाता था। यहाँ से व्यापारी स्थल मार्ग से पूर्वी भूमध्य सागर तक जाते थे। पैराग्राफ बदलोगे। ईसा के पहली सदी में हिप्लोस नामक ग्रीक नाविक ने
नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी। जिससे अरब सागर से यात्रा की जा सकती थी। और इस प्रकार भारत एवं पश्चिम एशिया के बंदरगाहों के बीच आवागमन करने में कम से कम समय लगता था। उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण के द्वारा भारत के इस हिस्से को मध्य एशिया से जोड़ने में आसानी हुई। मध्य एशिया से वह व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, जिसे सिल्क मार्ग कहा जाता था। चीन से रेशम व्यापार इसी मार्ग से होता था। इस रेशम व्यापार में भारतीय व्यापारी मध्यस्थ के रूप में भाग लेना प्रारंभ करता है। पैराग्राफ बदलो। इस समय रोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। ईसा पूर्व प्रथम सदी से यहाँ भारत के व्यापार को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि साम्राज्य का पूर्वी भाग भारत में निर्मित विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया। ईसवी सन की पहली सदी में या प्रथम सदी में एक अनाम ग्रीक नाविक ने अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी
प्लस ऑफ इरीथियन सी नामक रचना में भारत द्वारा रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली सामान का विवरण दिया है। भारत द्वारा रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली सामान का विवरण दिया है, जिसमें प्रमुख है मोती, हाथी दांत, काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, रेशम इत्यादि। रोमन साम्राज्य को सामानों की आवश्यकता केवल भारतीय सामग्री देने से पूर्ण नहीं होती थी। इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क बनाने लगे। इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क बनाने लगे। अपने निर्यात प्रतिदान में रोम से भारत में अन्य सामान के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में सोना चांदी भारत आते थे। प्लिनी ने प्रतिवर्ष रोम से भारत में आने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है। देश के विभिन्न भाग विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग, हीरा के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्तुओं वस्त्रों के लिए, बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। भरूच, सोपारा, पांडिचेरी, कल्याण पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।